8 ही आएगा तुमको जॉब के ऊपर, 5 नहीं आएगा। सब कुछ सेम रहने वाला है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। क्वेरी जो रहेगी एज इट इज, जो एसक्यूएल की जो कोर क्वेरी है, चाहे तुम ओरेकल में रन करो, चाहे तुम एसक्यूएल में रन करो, चाहे माई एसक्यूएल में रन करो, वो सेम रहने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल 1, तो ये क्वेरी तुम कहीं भी रन करोगे तुमको सेम मिलेगा। इसका इलस्ट्रेशन दिखाऊं क्या? ये देख लो, ये अपना ओरेकल, इसमें बताओ ओरेकल है, वो एसक्यूएल प्लस जो है ना वो ओरेकल है। ये देखो ओरेकल 10G एक्सप्रेस एडिशन, उसके अंदर जाने का रन एसक्यूएल कमांड लाइन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। कल हम लोग टेबल क्रिएट किए थे ना, वही क्वेरी देखो यहाँ भी वर्क करेगी। ये देखो ये ओरेकल का पूरा है विंडो। ये कनेक्ट इसमें पूरा कमांड से करना पड़ता है, वहां पे हम लोग कनेक्ट करते थे, यहाँ पे भी कनेक्ट हम लोग करेंगे। कनेक्ट यूजर नेम सिस्टम स्लैश सिस्टम, कनेक्टेड मतलब कनेक्ट हो गया सर्वर से। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल T1 कॉलम 1 वर्कर 20 कॉमा कॉलम 2 वर्कर 20 टेबल क्रिएटेड। सेम यही क्वेरी लिखा था ना कल भी मैं, ओरेकल में भी यही क्वेरी चल रही है, एसक्यूएल में भी। तो जो कोर कैपेबिलिटी बता रहा हूँ, वो एसक्यूएल सर्वर 2008 हो 5 हो, वो हर जगह वही चलेगा। समझ में आएगा? बस तुमको सिर्फ अपने तुमको ही बोलना है इंटरव्यू में कि हाँ मैं एसक्यूएल सर्वर 2008 पे काम किया हूँ, होता है तो कुछ नहीं हो, सब सेम ही रहता है। मैं 8 जब जॉब पे लगा था, जब तक 8 कभी ओपन करके देखा नहीं था, लेकिन अभी पूरा काम 8 पे ही है हम लोग। मेरे पीसी में भी 5 ही इंस्टॉल है, मैं कभी 8 मतलब कंपनी के अलावा कहीं और 8 ओपन नहीं किया हूँ मैं, लेकिन सब कुछ सेम है, मेरे को अभी तक कुछ अलग मिला नहीं। चेंज क्या होता है पता है? इंटरनल प्रोसेसिंग। जैसे एक क्वेरी एसक्यूएल सर्वर 2005 में 10 सेकंड में एग्जीक्यूट होती थी, हो सकता है 8 में वो 3 सेकंड में 4 सेकंड में एग्जीक्यूट है। ऑप्टिमाइजेशन होता है, इंटरनल वर्किंग चेंज होती है। तुमको जो चेंज, तुमको कुछ नहीं बदलना रहता, जो मतलब मेन प्रोग्रामर रहता है उससे कोई लेना देना नहीं रहता उसका। समझ में आएगा? हाँ, कुछ न्यू फीचर ऐड होता है तो एक छोटी सी बुक आती है, व्हाट्स न्यू इन एसक्यूएल सर्वर 2008, व्हाट्स न्यू इन एसक्यूएल सर्वर 2005, व्हाट्स न्यू इन एसक्यूएल सर्वर 2000, बुक आती है, ज्यादा बड़ी भी नहीं रहती। अगर तुमको कोर एसक्यूएल आता है तो तुम डायरेक्टली माइग्रेट हो सकते हो 5 से 10 पे, 5 से 8 पे, 8 से 10 पे। समझ में आएगा? तो माइग्रेशन एकदम सिंपल है। तो कोर एसक्यूएल तुमको एक्चुअल में यहाँ पे सीखना रहता है। अभी देखो इसके अंदर ये टेबल तो मैं क्रिएट कर लिया सेम क्वेरी से, इसको बंद कर देता हूँ मैं, हम लोग एसक्यूएल ओपन करते हैं। यूजर कल क्रिएट किया था, वही यूजर से लॉगिन कर। एक डेटाबेस भी शायद क्रिएट किए थे हम लोग, स्कूल ईआरपी। स्कूल ईआरपी के अंदर टेबल क्रिएट किए थे, उसमें टेबल था टीबीएल लॉगिन, बराबर। अब टीबीएल लॉगिन के अंदर उसको कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर टेबल डेटाबेस सेलेक्ट करोगे। डेटाबेस सेलेक्ट करके न्यू क्वेरी का विंडो, क्वेरी एनालाइजर विंडो जिसको हम लोग बोलते थे एसक्यूएल सर्वर 2000 के अंदर, बाद में इसका नेम चेंज हो गया। तो अब अगर मैं वो सेलेक्ट नहीं करता तो मेरे को क्या लिखना पड़ता है? यूज डेटाबेस। लेकिन ऑलरेडी ऊपर डेटाबेस सेलेक्ट है तो यूज डेटाबेस लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? तो यूज डेटाबेस नहीं लिखते हुए डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, वो टेबल को डिस्क्राइब करता हूँ। आप देखो टेबल तो मैं क्रिएट किया था 3 साल पहले, ऐसा फर्स्ट कर लो, या मैं अभी अभी जॉब पे लगा, टेबल कोई और प्रोग्रामर जो था मेरा जो सीनियर था क्रिएट करके गया, 3 साल उसने जॉब किया, उसने शिफ्ट कर दिया। अब मेरे को मालूम नहीं टेबल का डिस्क्रिप्शन क्या है, टेबल में कितना कॉलम है, कौन से कॉलम का कौन सा डेटा टाइप है, ये पता रहना चाहिए। जब भी तो मैं क्वेरी के लिए लिखूंगा, मतलब क्वेरी लिखते टाइम जो डेटा वैल्यू प्रोवाइड करूंगा उसके हिसाब से। अगर वर्कर है तो उसको सिंगल कोट्स में लिखता हूं मैं, अगर इंटीजर है तो विदाउट सिंगल कोट्स लिखता हूं मैं, डेट टाइम है तो कन्वर्ट डेट टाइम करके फंक्शन कॉल करता हूं मैं। अभी मैं 3 बेसिक डेटा टाइप रहता है, कोई भी डेटाबेस की लैंग्वेज पढ़ोगे। एक रहेगा न्यूमेरिक टाइप, न्यूमेरिक टाइप में तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी आ जाएगी, सब कुछ डेसिमल वैल्यू वगैरह सब।
मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, वो सब आ गया न्यूमेरिक डेटा टाइप। सेकंड डेटा टाइप तुम्हारा रहता है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर तुम्हारा कैरेक्टर भी आ जाता है, वर्ड कैर भी आता है, एन कैर भी आता है, एनवी कैर भी आता है। समझ में आएगा सब जितने टाइप के कैरेक्टर है। कैरेक्टर में और एक लार्ज करके एक डेटा टाइप है वो भी आ जाता है, लॉन्ग करके एक डेटा टाइप है वो भी कैरेक्टर में आता है। तो इतने सारे डेटा टाइप तुमको कैरेक्टर के अंदर, और टेक्स्ट करके एक डेटा टाइप है, टेक्स्ट स्ट्रिंग, दो अलग अलग डेटा टाइप है, वो सबके सब कैरेक्टर डेटा टाइप में आते हैं। सबको ऐड करने के लिए सेम मेथड यूज करोगे तुम। उसके बाद एक थर्ड जो डेटा टाइप है वो क्या है तुम्हारा डेट टाइम डेटा टाइप। डेट टाइम डेटा टाइप में डेट एक अलग है, टाइम एक अलग है, डेट टाइम एक अलग है, और टाइम स्टैम्प एक अलग है। मतलब उसी की सब ये कैटेगरी, जैसे कैरेक्टर की है वैसे यहाँ पर भी तुमको कैटेगरी मिलेगी। तो तीन डेटा टाइप का अगर मैं इंसर्शन बता दूंगा तो आगे तुम लोग पढ़ोगे तो खुद ब खुद तुमको समझ में आएगा कन्वर्जन उसको कैसे करना है, समझ में आएगा। तो यहाँ पे मुझको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने के लिए एसक्यूएल सर्वर तुमको क्या करता है, एक स्टोर्ड प्रोसीजर तुमको प्रोवाइड करता है। स्टोर्ड प्रोसीजर इज नथिंग बट योर स्टोर्ड प्रोग्राम और स्टोर्ड क्वेरी। मतलब जैसा हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं ना सी लैंग्वेज में, प्रोग्राम में लिखा उसको डॉट सी सेव कर दिया, लेकिन हम लोग एसक्यूएल में प्रोग्राम लिख के डॉट सी सेव नहीं करते। क्यों डॉट सी सेव नहीं करेंगे, वो फाइल सेव कैसे होगी डेटाबेस में। समझ में आ रहा है ना क्या बोला, मतलब मैं जो कोड लिखा हूं उसको मुझको डेटाबेस में सेव करना है, तो उसके लिए एक कंसेप्ट लोग यूज करते हैं जिसका नाम है स्टोर्ड प्रोसीजर। 2 मिनट वो तो वहां जाके मालूम पड़ेगा, बॉन्ड मेल में लिख के नहीं देते वो लोग। क्या बताने का था खुद ही क्या बताने यार, तो पहले वो याद नहीं। हाँ इंसर्ट करना है मेरे को, तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझको क्या करना पड़ेगा, जो टेबल है उसको मुझको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मतलब टेबल में जो कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या है। तो एसक्यूएल तुमको एक स्टोर्ड प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। वो स्टोर्ड प्रोसीजर जो रहता है वो क्या, स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है पहले वो समझ लो। स्टोर्ड प्रोसीजर मतलब मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ नॉर्मली सी के अंदर, तो मैं उसको क्या करता हूँ डॉट सी सेव करके रख देता हूँ। लेकिन मैं डेटाबेस की लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखता हूँ तो उसको मैं सेव करके नहीं रखता हूँ ऐसे, वो प्रोग्राम डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, स्टोर्ड ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब प्रोग्राम को कंपाइल करो, कंपाइल करके डेटाबेस में डाल के रखो, तो डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं स्टोर्ड प्रोसीजर लिखाया, कल ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस के ऑब्जेक्ट लिखाया था, इसमें टेबल्स था, व्यूज था, तो उसमें आगे प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर भी था। तो स्टोर्ड प्रोसीजर क्या रहता है तुम्हारा, स्टोर्ड प्रोसीजर एक स्टोर्ड प्रोग्राम रहेगा जो प्री कंपाइल रहेगा। कोई भी वर्ड क्या अगर स्टोर्ड लगता है, जैसे स्टोर्ड क्वेरी, स्टोर्ड फंक्शन, स्टोर्ड प्रोसीजर, समझ में आएगा। स्टोर्ड टेबल, इसका मतलब क्या है, प्री कंपाइल्ड क्वेरी है। मतलब जब मैं इसको एक्सेस करूंगा तो ये कंपाइल नहीं होगी, डायरेक्टली क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। नॉर्मली हम लोग अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, तो वहां क्या होता है कि पहले वो क्वेरी कंपाइल होती है उसके बाद एग्जीक्यूट होती है, और प्री कंपाइल्ड क्वेरी जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये प्री कंपाइल्ड कोड रहेगा, वो प्री कंपाइल्ड कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हर बंदे को, मतलब एसक्यूएल सर्वर के जो डेवलपर्स थे उनको ये मालूम था कि हर बंदे को टेबल रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी कभी ना कभी। जैसे आज मैं टेबल क्रिएट किया, कल मैं टेबल क्रिएट किया, आज मैं उसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि 2 साल के बाद उसमें कोई नई वैल्यू इंसर्ट हो, तो उस टाइम पे टेबल रिव्यू करना पड़ेगा। तो एक कॉमन कोड हो गया ना टेबल रिव्यू करने का। तो वो कॉमन कोड को उन्होंने क्या किया, पहले से प्रोग्राम बना के सेव कर दिया, और वो प्रोग्राम का नाम है, जितने भी स्टोर्ड प्रोसीजर है जो एसक्यूएल सर्वर तुमको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करेगा, उसके आगे जो सफिक्स लगा रहेगा वो रहेगा एसपी। एसपी स्टैंड फॉर स्टोर्ड प्रोसीजर। एसपी अंडरस्कोर हेल्प, समझ में आएगा, एसपी अंडरस्कोर हेल्प। और इसको एग्जीक्यूट करना है तो लिखने का सिंपल एग्जीक्यूट। और अगर EXEC भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये इतना पार्ट जो इसके अंदर है ये ऑप्शनल है। समझ में आएगा कितना ऑप्शनल है। मतलब मैं EXEC लिखता हूं तो भी वो एग्जीक्यूट ही कंसीडर करेगा, और एग्जीक्यूट लिखता हूं तो भी एग्जीक्यूट कंसीडर करेगा। समझ में, जैसे मैं कनेक्ट लिखता हूं तो भी कनेक्ट ही यूज होता है, और CONN लिखता हूं तो भी कनेक्ट ही कंसीडर करता है। समझ में आ रहा है क्या बोलो। तो देखो मैं एग्जीक्यूट लिखता हूं तो भी ब्लू हो जाता है, और EXEC लिखता हूं तो भी ब्लू हो जाता है। देखो गौर से जो टाइप कर रहा हूं वहां देखो, समझ में आया ये। तो मैं एग्जीक्यूट लिखा, एग्जीक्यूट के बाद ना मुझको यहाँ पे फाइल जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना रहता है वो ऑब्जेक्ट पास करना रहेगा। तो मेरे ऑब्जेक्ट का नेम क्या था, TBL लॉगिन, बराबर ना। इसको सेलेक्ट करने का, F5 दबाने का, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूटिंग क्वेरी देखो कितना आया, पूरा रिव्यू करके बताएगा तुमको तुम्हारे स्टोर्ड प्रोसीजर। सबसे पहले ये देखो, यहाँ ये जो फर्स्ट टेबल है, नेम क्या है उसका, TBL लॉगिन। ओनर कौन है, ओनर मतलब उसका स्कीमा,
कल मैं बताया ना कि जैसे मैं नबील नाम का एक स्कीमा क्रिएट किया, नबील नहीं क्या एक स्कीमा क्रिएट किया ना, कल स्कीमा नहीं क्रिएट किया मैंने, कल खाली। तो बाय डिफॉल्ट जो स्कीमा रहता है वो डीबीओ स्कीमा रहता है, जो डिफॉल्ट स्कीमा रहेगा। हर एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस का उसका एक ओनर रहता है। हर एक ऑब्जेक्ट मतलब इसको, इसका ओनर कौन है, इसको कौन देख सकता है, तो इसका ओनर जो है वो डीबीओ रहेगा। टाइप जो है क्या है, यूजर टेबल, मतलब यूजर, एक होता है सिस्टम टेबल, एक होता है यूजर टेबल। सिस्टम टेबल इज नथिंग बट योर सिस्टम कैटलॉग और डेटा डिक्शनरी। क्वेश्चन आता है वहां पे कि जो प्री डिफाइंड टेबल्स है, सिस्टम टेबल्स के जो अल्टरनेटिव नेम्स क्या है, तो अल्टरनेटिव नेम्स जो है उसके कौन से है, एक तो सिस्टम कैटलॉग उसको बोलते हैं और दूसरा डेटा डिक्शनरी बोलते हैं। सिस्टम कैटलॉग और डेटा डिक्शनरी। और एक और क्वेश्चन इसके ऊपर इंटरव्यू में बहुत फेमस क्वेश्चन है, which लिखो, which data dictionary is used for storing database objects, which data dictionary is used for storing database objects। कौन सी डेटा डिक्शनरी यूज होती है, तो वो मैं आगे बताऊंगा तुमको। ये डेटा डिक्शनरी है सिस ऑब्जेक्ट नहीं था, मैं कुछ बोल रहा हूँ, सिस टेबल बताता हूँ मैं थोड़ा, एक मिनट देखते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया यूजर टेबल। तो एक होता है सिस्टम टेबल और एक होता है यूजर टेबल, और इसको मैंने कब क्रिएट किया, बराबर सही है क्या टाइम, 21 मतलब 9:24, बराबर ना, कल एकदम एंडिंग में क्रिएट किए थे, तो वो टाइम यहाँ पर और उसकी डेट। अब वो टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है, आईडी जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, बराबर। कंप्यूटेड कॉलम है क्या, नो, कोई भी कोई कंप्यूटेड कॉलम नहीं है, कंप्यूटेड कॉलम आगे समझ में आएगा। लेंथ, इसके बाद यहाँ पर तुम्हारा नलेबल डेटा टाइप और बहुत सारी डेटाबेस की चीज है इसके अंदर। यूजर नेम, पासवर्ड, टाइप, वर्कर सबकी लेंथ 20, वर्कर 20। अब मैं इसके अंदर मुझको इंसर्ट करना है, तो यही कोड देख के मैं इंसर्ट का कोड लिखूंगा। मैं लिखा इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है मुझको, TBL लॉगिन, बराबर। TBL लॉगिन वैल्यूज के आगे क्या लिखना है, फर्स्ट कॉलम के लिए वैल्यू प्रोवाइड करना है, इंटीजर है तो फर्स्ट कॉलम के लिए वैल्यू फॉर एग्जांपल आईडी में दे दिया 10। सेकंड यूजर नेम है, यूजर नेम दे दिया मैं FF। नेक्स्ट पासवर्ड है, पासवर्ड भी दे दिया मैंने FF। नेक्स्ट जो है यूजर टाइप है, यूजर टाइप में एक एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा हूं, तो मैंने बना दिया एडमिनिस्ट्रेटर। समझ में आया क्या, एक साथ दो रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूं मैं, पहले सिंगल रिकॉर्ड देख लो। इसको आएगा, और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ कैन आई इंसर्ट 2 रोज यूजिंग सिंगल क्वेरी, तो बच्चे एकदम आवाज बास्ता हो जाता है, एक क्वेरी से 2 रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होगा। ये देखो सेलेक्ट किया मैं, F5 प्रेस किया, 1 रो अफेक्टेड, बराबर, मतलब एक रो अफेक्ट हुई है टेबल की, उसको मुझको देखना है। देखने के लिए क्या लिखना रहेगा मुझको, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम TBL, एक क्वेरी तो याद है कम से कम, 10 FF एडमिनिस्ट्रेटर, बराबर ना, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट रो मल्टीपल रो यूजिंग सिंगल स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है, सेम वैसे लिखोगे, इंसर्ट इनटू TBL लॉगिन वैल्यूज लिखने के बाद क्या करो, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के जो नॉर्मल वैल्यूज है उसको लिख दोगे। तो ये मैं
वैल्यू लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करो, कॉमा इंसर्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट रिकॉर्ड, जितना जाए उतना रिकॉर्ड तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ से। समझ में आएगा? तो इसको मैं कर दिया 20, इसको कर दिया 30, इसको मैं कर दिया फॉर एग्जांपल नबील यूजर नेम, नबील एडमिनिस्ट्रेटर, यशव यूजर नेम, यश एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर, ठीक है। सेलेक्ट किया F5 है ना, क्या है नियर कॉमा, इधर पे इंसर्ट इनटू टीबी लॉगिन वैल्यूज 20 एडमिनिस्ट्रेटर कॉमा, सही है। ये कहाँ दे रहा है? इधर दे रहा है ना, स्टेटमेंट 1 लाइन 2 इधर दे रहा है। पूरा एरर पढ़ना पड़ेगा क्या? यहाँ कॉमा, कॉमा किधर है? बहुत कॉमा है इसमें, ऊपर से मैच करो। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वैल्यूज के आगे फर्स्ट वैल्यू इंटीजर विदाउट सिंगल कोट्स, कैरेक्टर सिंगल कोट्स, अगेन पासवर्ड कैरेक्टर सिंगल कोट, यूजर टाइप वर्कर। इंसर्ट के पहले कौन सा कॉमा है? ये इधर कॉमा आएगा, इधर कॉमा आएगा। ये आधा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं पहले वो, ये तो हुआ है, ठीक है। साला कब से पाउस था यार। तो यहाँ पे लिखा मैं एग्जीक्यूट, देखो मेरे पास ऑप्शन एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी या एग्जीक्यूट रीडर, बराबर ना। तो यहाँ पे मैं कौन सा लूंगा? ये सब कौन सा लूंगा मैं? क्वेरी ऊपर लिखी है ना, देखो ना। हाँ तो एग्जीक्यूट रीडर, अगर इंसर्ट अपडेट डिलीट रहता तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और मेरे को पता नहीं है क्वेरी बंदा लिखने वाला है, तो फिर समझा क्या बोला मैं? मेरे को पता नहीं है, मतलब बंदा क्वेरी लिखेगा, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेगा तो आउटपुट आएगा नीचे, ऐसा कुछ बनाना है। तो उस टाइम पे क्या करूंगा मैं? एग्जीक्यूट, सिर्फ एग्जीक्यूट, हाँ सिर्फ एग्जीक्यूट, वो समझ लेगा अपने हिसाब से। समझ में आया ये एग्जीक्यूट रीडर? एग्जीक्यूट रीडर जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा ना ये स्टेटमेंट, तो पूरा वो क्वेरी का आउटपुट इसमें आरएस में सेव हो जाएगा। अब पूरा डेटा मेरे को यहाँ प्रोग्राम में मिल जाएगा, जो डेटा मेरे को वहां मिलता था ना वो डेटा मेरे को यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो अब मेरे को डेटा तो सिंगल रहने वाला नहीं है, एक से ज्यादा डेटा, लेकिन ये केस में सिंगल रहेगा क्योंकि एक यूजर नेम एक ही मरतबा यूज करेंगे, ऐसा मैं असम्पशन करता हूँ। बाद में हम लोग कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे कि डेटाबेस के यूजर नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक बार एफएफ यूजर नेम क्रिएट कर दिया तो आप कोई और यूजर नेम एफएफ नहीं ले सकते। तो गूगल में मैं मेरा यूजर नेम एक बार क्रिएट कर दिया, तुम सेम यूजर नेम लिखोगे तो वो क्या देगा? नॉट अवेलेबल देगा, डिफरेंट देगा, सजेशन देगा, नंबर ऐड करने बोलेगा, ये सब होता है ना आगे से। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इफ आरएस डॉट, सॉरी इफ अपना वीबी वाला इफ लिख दिया था, इफ आरएस डॉट रीड, अगर आरएस में कुछ रीड होता है इसका मतलब उसमें डेटा है। रीड फंक्शन क्या करता है कि अगर डेटा आया, क्वेरी से डेटा आ गया, क्वेरी से डेटा आने के बाद रीड में कॉल करूंगा ना तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड कर देगा, और अगर उसको फर्स्ट रिकॉर्ड मिल गया ना तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। समझा नहीं बात? ये मेरा आरएस है, यूजर नेम पासवर्ड यूजर टाइप, बराबर। ये मेरा आरएस है, इसको हम बोलते हैं। तो अभी आरएस में फर्स्ट जो इनिशियली पॉइंटर जो रहता है ना वो बिफोर फर्स्ट रहता है। समझ में आया? बिफोर फर्स्ट मतलब समझा ना, फर्स्ट से नहीं पहले, बिफोर फर्स्ट रहेगा। तो जैसे मैं एक बार आरएस डॉट रीड कॉल करता हूँ तो ये पॉइंटर कहाँ पे आ जाता है?
जीरो आएगा। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करता है, और अगर इसको रिकॉर्ड मिल गया ना यहाँ पे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। समझ में आएगा? और जब RS फॉल्स हो जाता है ना तो पॉइंटर कहाँ जा चुके रहता है? आफ्टर लास्ट। समझा? तुमको समझ गए, इसके लिए तुम जल्दी बोलते। समझा? जब पॉइंटर फॉल्स हुआ मतलब आफ्टर लास्ट चला गया। अरे सीधी सी बात है कि रिकॉर्ड मिला नहीं उसको रिकॉर्ड मिला ही, मतलब रिकॉर्ड है नहीं, तो वो क्या यहाँ पे समझ लो ये रिकॉर्ड है ABC, बराबर। मैं रीड किया तो वो हुआ क्योंकि रिकॉर्ड मिल गया। अब वो रीड किया, रिकॉर्ड नहीं मिला, तो रिकॉर्ड ये पॉइंटर तो यहाँ आ जाएगा ना आफ्टर लास्ट, क्योंकि यही पहला यही आखिरी हो गया इस टाइम। सोचना बैठ के समझ में आएगा। अगर जब नहीं फॉल्स होगा ना तो आफ्टर लास्ट चला जाएगा वो। हाँ, वो उसका पॉइंटर वगैरह का जो यूज करते हैं, समझ में आया? ये आफ्टर लास्ट के, अब ये आफ्टर लास्ट आ गया, इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं मिला। और अगर एम्प्टी आया तो बिफोर फर्स्ट से आफ्टर लास्ट डायरेक्ट चला जाएगा। अगर कुछ रिकॉर्ड नहीं है तो रीड कहाँ करेगा? डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा वो। तो मैं वही चेक करूंगा यहाँ पे कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू कब रहेगा? जब यूजर नेम पासवर्ड सही रहेगा तो मतलब डेटा आया, मतलब रीड किया उसने, मतलब यूजर नेम पासवर्ड सही है। और अगर rs.read पहले ही rs.read फॉल्स हो गया, मतलब उसको डेटा मिला ही नहीं, यानी मतलब वो यूजर नेम पासवर्ड जो भी टेक्स्ट बॉक्स से आया था वो गलत था। rs.read इज इक्वल टू अगर ट्रू है, सॉरी अगर फॉल्स है तो मैसेज बॉक्स देना है। मैसेज बॉक्स डॉट शो प्लीज इंटर वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। हाँ हाँ, मक्कारी समझ रहा हूँ मैं तेरी। अरे तो हाँ ना, बस ना करो, खत्म करो। क्या लिखो तो बता देगी। हाँ, कैप्शन। ठीक, मैसेज बॉक्स पे कौन सी बटन चाहिए मुझको? तो मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके बटन आना चाहिए मैसेज बॉक्स में। और मैसेज बॉक्स ओके बटन नहीं आना चाहिए, रिट्राई बटन डाल देते हैं। रिट्राई कैंसल, मैसेज बॉक्स डॉट आइकॉन, एरर का आइकॉन आना चाहिए। ये मैसेज बॉक्स क्रिएट हो गया। इसको देख लेना घर जाके क्या है ये। सिर्फ मैसेज बॉक्स क्रिएट किया और कुछ नहीं हो, फ्लैश होगा तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिखा FF लॉगिन क्वेरी FF की बनी सही, एरर आ गया। क्या एरर? कनेक्शन स्ट्रिंग दिया नहीं मैं ब्लैंक छोड़ा था ना कनेक्शन स्ट्रिंग, याद आएगा? उसको पता कैसे चलेगा एसक्यूएल सर्वर का नाम क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है? तो एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग निकालने के लिए क्या करने का, इधर पे आने का, व्यू सर्वर एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर में आके एक डेटाबेस कनेक्शन ऐड करने का, राइट क्लिक करके ऐड कनेक्शन। ऐड कनेक्शन में मैं एसक्यूएल सर्वर का नेम यहाँ पे लिखूंगा मैं। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम नबील, पासवर्ड सिस्टम, ये समझ रहे ना? डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट करना है मुझको, उसकी लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी। डेटाबेस मुझको सेलेक्ट करना है स्कूल ERP, टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, मतलब कनेक्शन हो गया। ओके ओके, यहाँ पे कनेक्शन ऐड होके आ जाएगा। आ गया, ये कनेक्शन को सेलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखो कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा है, इसको कॉपी करने दो। और कनेक्शन स्ट्रिंग के ब्रैकेट में इसको पेस्ट कर देगा। तो अब ये ऐसा चलेगा नहीं। सिस्टम नबील टू इन्फो सिक्योरिटी स्कूल ERP कैटलॉग, हाँ ये बैकस्लैश, ऐसा बैकस्लैश वर्क नहीं करता तो 2 बैकस्लैश यहाँ पे लगेगा।
बस लास्ट रन एफ ये आया। सिलेक्ट एसटी फ्रॉम टीवी लॉगिन में यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है तो कुछ नहीं आएगा आगे, रॉन्ग लिखूंगा जब भी कुछ आएगा। कुछ नहीं आया मतलब वो वैलिडेट किया उसने। रिट्राई और कैंसिल बटन, एरर का आइकॉन, मैसेज बॉक्स और जो कैप्शन रिजल्ट लिखा था वो। समझा?